नमस्कार दोस्तों, सिंपली सिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे राजस्थान जुडिशरी के लिए माइनर एक्ट जो भी हैं उन सब को हम एक एक करके ख़त्म कर रहे थे, जिसमें हमने सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एंड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन एक्ट को देख लिया है। तो आज हम आगे देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स को जब देखते हैं तो इसका हिंदी में नाम है संविधियों का निर्वचन। निर्वचन का सिंपल सा अर्थ होता है व्याख्या करना। तो आइए आज इस कड़ी में हम आगे देखते हैं। तो पूरा मेरे नोट्स पर है, आप लोग नोट्स थोड़ा देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को बताऊंगा। नोट्स ज़्यादा है लेकिन कुछ चीज़ों को बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अच्छा, पहले केस के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ केसेस भी पूछे गए थे आरजीएस में। तो इम्पोर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं? तो पहला अर्थान्वयन एवं निर्वचन के बारे में, कंस्ट्रक्शन एंड निर्वचन के इंटरप्रिटेशन के बारे में देखें तो बेला बनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन के में डेफिनेशन के लिए दिया गया था। इसके बाद शाब्दिक नियम जब आता है, शाब्दिक नियम में कुछ खास इंपॉर्टेंट केसेस नहीं हैं, जिनमें राम अवतार का केस है, मोतीपुर जमींदार का, एम बी जोशी, मकबूल हुसैन नगर पालिका। इंपॉर्टेंट केस ये नहीं है, ये तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको आप। हाँ, गोल्डन रूल में आप देख सकते हैं, ये मॉडिफाइंग मेथड होता है इंटरप्रिटेशन का, इसे कहा जाता है स्वर्डिम नियम को। ये ली वर्सेस स्नैप का केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के अंदर मेनका गांधी का केस आता है, नरगिस मिर्जा का केस आ जाता है, लाइक तीरथ सिंह बनाम बुच्छा तार करके बच्ची, एक मिनट, इसका नाम क्या हो जाएगा, तीरथ सिंह लाइक बनाम बच्ची तार करके है। और इसके बाद सैनिक मोटर्स का केस है, एडीएम जबलपुर का केस भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो सिंपली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ली वर्सेस स्नैप का केस, और मेनका गांधी नरगिस मिर्जा एडीएम जबलपुर का केस गोल्डन रूल के अंतर्गत आ जाता है। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है, जो आरजीएस के पेपर में पूछा भी जा चुका है, मिसचीफ रूल से अनिष्ट परिहार या रिष्टि का नियम इसे बोला जाता है। ये कमी या त्रुटि को दूर करना या उपचार के लिए ये यूज किया जाता है। इस रूल का यूज इंटरप्रिटेशन में किया जाता है। कोई कमी है, त्रुटि है, या को किसी भी प्रकार का कमी त्रुटि होने पर उपचार के लिए यूज किया जाता है अनिष्ट परिहार का नियम, या जिसे रिष्टि का नियम भी कहते हैं, मिसचीफ रूल भी कहते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट केस है हेडेंस वाद 1853। हेडेंस रूल भी इसे कहा जाता है, हेडेंस केस भी इसे कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है। आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में सामंजस्यपूर्ण निर्वचन के अंतर्गत आता है। दो उपबंध जब विरोधी हो, एक दूसरे के, जब कोई उपबंध हो, जब प्रोविज़न हो किसी एक्ट में और वो एक दूसरे के अपोजिट में हो, तब उसके लिए। तो इसी में आता है केस हमारा, लाइक के एम नानावती का भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। ये स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करता है, खैर नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद जस्डम जनरस का सजातीय अर्थान्वयन का नियम आदि इत्यादि जहाँ पे लगा होता है उसका, कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, और एसबरी रेलवे का भी केस है। और द इंस्टीट्यूट शुड बी रीड एज होल के बारे में है, पोपटलाल बनाम मद्रास राज्य। और लाइक सिंपली कंस्ट्रक्शन अर्थान्वयन के बारे में भावनगर विश्वविद्यालय का केस है। और बाकी इंपॉर्टेंट सिर्फ हेडेंस का केस था और ली वर्सेस स्नैप था, और बाकी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। केसेस के बारे में ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इंटरप्रिटेशन के बारे में, क्या चीज़ें हैं इंटरप्रिटेशन में। और हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, ज़्यादा चीज़ों को ना देखते हुए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। तो इंटरप्रिटेशन निर्वचन के बारे में सबसे पहले इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन करना, किसी भी चीज़ का व्याख्या करना। ये व्याख्या किसके द्वारा किया जाता है? कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो मैक्सवेल क्या कहते हैं इस बारे में? निर्वचन एक ऐसी पद्धति है, निर्वचन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा न्यायालय विधायिका द्वारा बनाई गई विधि की भाषा या शब्दों का सही अर्थान्वयन निकालकर प्रस्तुत करता है। तो निर्वचन का शाब्दिक अर्थ मैक्सवेल बताते हैं कि निर्वचन का तात्पर्य सीधा सीधा यही है कि जो विधायिका के द्वारा, जो पार्लियामेंट के द्वारा, जो लेजिस्लेशन के द्वारा बनाई गई कोई कानून है, कोई विधि है, उसी की भाषाओं को सही रूप से बता देना, व्याख्या कर देना ही न्यायालय का कार्य है। तो उसी को कहते हैं हम निर्वचन करना ही कहते हैं। न्यायालय द्वारा जब किया जाता है, विधायिका द्वारा बनाई गई विधि की भाषा या शब्दों का सही अर्थान्वयन निकालकर जब प्रस्तुत किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है निर्वचन। तो ये हो जाता है मैक्सवेल के अनुसार। या किसी कानून के अस्पष्ट और अनिश्चित प्रावधान का, आप देखो, अस्पष्ट क्लियर ना हो, अनिश्चित हो, कन्फ्यूजन भरा हो, का न्यायालय द्वारा स्पष्ट और निश्चित शब्दों में आशय व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? इंटरप्रिटेशन कहलाता है। कोर्ट जो है उसको जब क्लियर कर देता है, इंटरप्रिटेट करता है, तो और चीज़ों को क्लियर कर देता है, जहाँ कन्फ्यूज़न होता है या जो कोई चीज़ सही ना लिखा हो उसको क्लियर करता है।
तो जहाँ प्रावधान स्पष्ट और निश्चित होता है, जब क्लियर हो कोई भी चीज़, पता हो कि क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हो, वहाँ न्यायालयों को मनमाने ढंग से निर्वचन की अनुमति नहीं होती है। अब जब क्लियर है कोई चीज़, तब वहाँ पे कोर्ट को अपने मन से मनमानेपन का यूज करने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो लिखा है वही बताइए। अगर नहीं क्लियरिटी है, स्पष्ट नहीं है, निश्चित नहीं है, तभी आप निर्वचन कीजिए, अदरवाइज निर्वचन मत कीजिए। जम्मू एंड कश्मीर राज्य बनाम ठाकुर गंगा सिंह के केस में जस्टिस सुब्बा राव ने कहा था, निर्वचन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा कानून के किसी उपबंध के सही भाव या अर्थ को समझा जाता है। किसी भी प्रोविज़न को, कानून का जो लॉ बने हुए हैं उसके किसी प्रोविज़न के सही भाव, सही अर्थ को समझा जाता है कि क्या उसका मतलब है, उसका तात्पर्य क्या है। जब कहीं कन्फ्यूज़न आता है तो न्यायालय के द्वारा उसकी व्याख्या की जाती है। सामान्य कहते हैं, निर्वचन या अर्थान्वयन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा न्यायालय विधानमंडल के आशय, ये इंपॉर्टेंट है कि विधानमंडल के आशय का उस प्राधिकृत रूप में जिसमें वह व्यक्त किया गया है विनिश्चित अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं। मतलब विधानमंडल ने जिस आशय से वो कानून बनाया था, उसी आशय के रूप में कोई भी व्याख्या करने का काम कौन करता है? न्यायालय। इसी को निर्वचन या अर्थान्वयन कहते हैं कि जिस आशय के साथ में विधायिका ने बना दिया था कानून को, उसी आशय के साथ में। प्रोफेसर ग्रे भी इसी में कहते हैं, निर्वचन एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई न्यायाधीश लिपिबद्ध विधि में, लिपिबद्ध का मतलब कोडिफाइड, जो एक्ट बने हुए, कानून बने हुए में प्रयुक्त शब्दों का वही अर्थ लगाता है जो अनुमानतः विधानमंडल ने लगाया होगा या जिस अर्थ को वह विधानमंडल आरोपित करना चाहता है। इस प्रकार प्रोफेसर ग्रे विधि के निर्वचन को एक विज्ञान मानते हैं। विधि के निर्वचन को विज्ञान कौन मानता है? प्रोफेसर ग्रे। और सिंपली ये भी बताना चाहते हैं कि विधानमंडल ने जो आशय लगाते हुए जो उद्देश्य सोचा था, उस एक्ट का जो अनुमान लगाया था उस कानून को बनाते समय, उसी आशय के साथ में कोई भी कोर्ट जो है उसी की व्याख्या करता है। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोर्ट क्या करता है? सही अर्थ लगाता है। जो शब्द दिए गए हैं उसमें जिसमें कन्फ्यूज़न है उसका सही अर्थ लगाता है। इसके बाद आता है, अब देखिए सिंपली अगर हम कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा न्यायालय किसी विधान का मतलब स्टैट्यूट, मतलब कानून जो बना हुआ है, के बारे में यह निश्चय करता है कि उसका क्या आशय है, इसे ही संविधियों का निर्वचन कहा जाता है। सिंपली यही हो जाता है कि न्यायालय के द्वारा जब किसी कानून के किसी प्रोविज़न को की व्याख्या किया जाता है तो उसी को हम निर्वचन कहते हैं, इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है संविधियों के निर्वचन का उद्देश्य। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन कि संविधियों के निर्वचन का उद्देश्य क्या है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? संविधि को जिस भाषा में प्रयोग में लाया गया है उसका स्पष्ट रूप से या अंतर्निहित रूप से आशय क्या है, इसे निर्धारित कर लिया जाए। पहला उद्देश्य क्या है कि उसका स्पष्ट रूप से, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रोविज़न है किसी कानून का, न्यायालय के द्वारा उसका स्पष्ट रूप से या अंतर्निहित रूप से, मेन रूप से उसका आशय क्या है, इसे निर्धारित कर लिया जाए, कोर्ट के द्वारा उसे स्पष्ट कर दिया जाए। और ये भी इम्पोर्टेंट दूसरा उद्देश्य, विशेष रूप में यह देख लिया जाए कि प्रस्तुतवाद की परिस्थितियों में निर्वचन द्वारा की गई व्याख्या व्यवहार में आती है अथवा नहीं। यही निर्वचन का उद्देश्य है। मतलब कोर्ट के द्वारा जो व्याख्या किया गया है, जो निर्वचन किया गया है, वह जो वाद, जिस वाद में कर रहा है कोर्ट, उस वाद की परिस्थितियों में सही रूप से लागू हो रहा है कि नहीं, आता है कि नहीं होता है। इसी चीज़ के उद्देश्य को निर्वचन का उद्देश्य कहा जाता है। दो चीज़ों के बारे में कि उसकी भाषा को या अंतर्निहित रूप से क्या आशय है उसको स्पष्ट कर लिया जाए, और दूसरा कि वह मामले की परिस्थितियों में लागू होता है या नहीं होता है। यही दो मतलब लागू हो सही से मामले की परिस्थितियों में, यही दो उद्देश्य हो जाता है इंटरप्रिटेशन का, संविधियों के निर्वचन का उद्देश्य हो जाता है। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। तो मुख्य उद्देश्य संविधि में प्रयुक्त भाषा का स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से क्या अर्थ है, इसका निष्कर्ष निकालना है। और दूसरा मैंने बता दिया कि परिस्थितियों में, वाद की परिस्थितियों में वह लागू होता है या नहीं लागू होता। ये देखो लिखा है यहाँ पे, विधायिका के आशय को स्पष्ट करते समय जो सिद्धांत न्यायालय प्रतिपादित करते हैं उसे ही हम निर्वचन का सिद्धांत कहते हैं। तो कोर्ट के द्वारा जो सिद्धांत दिए जाते हैं उसी को निर्वचन का सिद्धांत कहते हैं। अब निर्वचन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो खैर आप लोग इसको अच्छे से जानने की ज़रूरत नहीं है, विधि में अस्थायित्व की अपेक्षा, ताकि विधि में अस्थायित्व बना रहे। क्योंकि कभी कभी विधान बनाते समय भविष्य की अहम आवश्यकता क्या होगा, भविष्य में क्या क्या घटनाएँ होंगी, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। तो कानून जो स्थायित्व रहे, कानून कांस्टेंट चलता रहे, तो इस वजह से प्रोविज़न को स्पष्ट करने के लिए, भविष्य में नया परिवर्तन नहीं आने तक तब तक वही चलेगा, तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है कोर्ट को। तो विधि में स्थायित्व लाने के लिए विधिक शब्दावली का प्रयोग जब कन्फ्यूज़न भरा होता है, जब समझ में नहीं आता है कोई वर्ड, कानून का शब्द, और वास्तविक कार्यान्वयन के लिए कि किसी समस्या का समाधान केवल संविधि के अधिनियम से नहीं हो सकता है,
जब कोई प्रश्न ऐसा आ सकता है कि उसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है, कानून से नहीं समझ में आ रहा है, जब कोई विवादित प्रश्न न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होता है तो न्यायालय को अनेक प्रश्न निर्धारित करने होते हैं कि विवादित घटना या स्थिति संबंधित एक्ट के अंतर्गत आती है नहीं, अतः वास्तविक कार्यान्वयन के लिए भी जरूरी हो जाता है कि ज़रूरी नहीं कि वह चीज़ें उस एक्ट के अंतर्गत आती हों या ना आती हों, तो वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ जाता है कोर्ट को निर्वचन का। रिक्तता की पूर्ति के लिए अब जहाँ कहीं पे एक्ट जो है वो रिक्त हो, मतलब समझ कंप्लीट ना हो अपने आप में, जैसे ईटीसी या आदि वगैरह इत्यादि करके लिख दिया जाता है, एक्ट जहाँ पे चुप होता है वहाँ पे भी व्याख्या करता है। पांचवा सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन कहते हैं, इसी को हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बोला जाता है इंग्लिश में। विभिन्न परिस्थितियों में संविधि के अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग निष्कर्ष निकलने के कारण उत्पन्न भ्रम को दूर करने तथा विभिन्न निष्कर्षों में सामंजस्य बैठाने के लिए भी निर्वचन की आवश्यकता होती है। अब इसका मतलब विभिन्न परिस्थितियों में संविधि के अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग निष्कर्ष निकलने के कारण उत्पन्न भ्रम को दूर करने के लिए कभी कभी अलग अलग परिस्थितियों में क्या होता है कि जो एक्ट है, जो कानून है, उसके अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग अर्थ निकलते हैं कि इसका इसमें ये मतलब होगा, इसका इसमें ये मतलब होगा, अलग अलग उसका तात्पर्य निकलता रहता है। उस भ्रम को दूर करने के लिए भी विभिन्न निष्कर्षों में सामंजस्य बैठाने के लिए कोई कोर्ट कुछ दूसरा कुछ बता रहा है उसी सेक्शन को, उसी एक्ट को पढ़कर, और दूसरा कोर्ट कुछ और बता रहा है, तो उन दोनों में सामंजस्य बैठाने के लिए भी निर्वचन की आवश्यकता पड़ती है। इसी को सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन कहते हैं, सामंजस्य बैठाया जाए, इसी को सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन कहते हैं। संविधियों के निर्वचन के प्रकार अगर हम देखें तो यह दो प्रकार के होते हैं सिंपली, सामान्य के अनुसार ये व्याकरणिक और तार्किक होता है। व्याकरणिक एवं या शाब्दिक निर्वचन में क्या होता है, लिटरल एंड आर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि निर्वचन का प्रथम एवं सर्वोपरि नियम है, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है कि किसी भी कानून की शाब्दिक व्याख्या की जाए, अर्थात विधि में प्रयुक्त शब्दों का सहज और स्वाभाविक अर्थ लगाया जाए, मतलब जो लिखा हुआ है उसी के अर्थों में लगाया जाए, अपने दिमाग से कुछ बाहरी चीज़ों का यूज ना किया जाए, इसी चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है। इस शाब्दिक निर्वचन से अभिप्राय है कि कानून के रूप में लिपिबद्ध किए गए विधि के शब्द ही विधानमंडल के आशय को ठीक ठाक प्रकट कर सकते हैं, अतः न्यायाधीशों को यह छूट नहीं है कि वह विचाराधीन कानून में प्रयुक्त शब्दों के सहज स्वाभाविक अर्थ से हटकर उसकी किसी अन्य प्रकार से व्याख्या करें। उन्हें अधिनियमित विधि के शब्दों का वही अर्थ लेना होगा जो प्रयुक्त शब्दों से अभिप्रेत है। मतलब यहाँ पे कोर्ट अपने मनमानेपन से कोई भी कार्य नहीं करेगा, जो शब्द लिखे हुए हैं उन्हीं को ही मात्र क्या करेगा, सहज भाव में उसी का परिभाषा देगा, उसी को बताएगा, जो आशय रहेगा वही, उससे अलग हटेगा नहीं, अपने दिमाग का मस्तिष्क का यूज नहीं करेगा। तो इसी को शाब्दिक या व्याकरणिक निर्वचन पद्धति कहा जाता है। तो सामान्यतः देखो संविधियों के निर्वचन के लिए न्यायालय द्वारा शाब्दिक निर्वचन की पद्धति ही अपनाई जानी चाहिए। कोर्ट को यही रहना चाहिए, कन्फ्यूजन भरा जब तक ना हो, जब तक क्लियर दिख रहा हो, शब्द वगैरह क्लियर लग रहे हो कि इससे यही अर्थ निकल रहा है, तो फिर कोर्ट को निर्वचन के समय विधानमंडल के आशय से हटकर निर्वचन नहीं करना चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए। जबकि तार्किक नियम में जब कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहा हो, जब कोई चीज़ समझ में ना आ रहा हो, जब शाब्दिक ऊपर वाले जो निर्वचन था, शाब्दिक निर्वचन द्वारा विधानमंडल का आशय क्या है पता ना चल रहा हो, तो कोर्ट अपना वहाँ पे तर्क लगाकर उसका आंसर बताता है और उसके बारे में बताता है, निर्वचन करता है, तर्क लगाते हुए अपना मस्तिष्क का यूज करता है और वहाँ पे उसका अर्थान्वयन करता है, निर्वचन करता है, तब बताता है। इसी को कहा जाता है कि तार्किक निर्वचन। तर्क लगाते हुए कोर्ट जो है, न्यायाधीश तार्किक निर्वचन का सहारा लिया जाता है जब कोई तार्किक दोष रह जाए किसी जगह पे, ताकि वे विचाराधीन कानून में प्रयुक्त शब्दों से हटकर अन्य संतोषजनक प्रमाणों के आधार पर विधानमंडल के वास्तविक आशय का पता लगा सके। तर्क के द्वारा जब एक से अधिक अर्थ निकल रहे हों तब वहाँ कोर्ट यूज कर सकता है तार्किक निर्वचन के बारे में। इसी को सामान्य ने स्वतंत्र निर्वचन कहा, क्योंकि कोर्ट यहाँ पे बाध्य नहीं है, यहाँ पे कोर्ट अपने मन से भी व्याख्या कर सकता है इसी के आधार पे कि तर्क के आधार पर न्यायाधीश विधानमंडल के आशय को ध्यान में रखकर निर्वचन करेंगे। ये हो जाता है। उपर्युक्त दोनों प्रकार विरोधी नहीं है, ना ही एक दूसरे का अपवर्जन करते हैं। इनके प्रतिपादन का मुख्य उद्देश्य विधियों को ठीक प्रकार से प्रवर्तित करना है ताकि उनसे अच्छे परिणाम निकले। मतलब पहला यूज करते हैं, पहले शाब्दिक निर्वचन का यूज करते हैं, कोर्ट के द्वारा शाब्दिक निर्वचन का यूज किया जाता है, लेकिन अगर शाब्दिक निर्वचन से अर्थ नहीं निकलता है तब कोर्ट क्या करता है, न्यायालय के द्वारा तब तार्किक निर्वचन का सहारा लिया जाता है और तर्क लगाते हुए किसी भी चीज़ का आंसर दिया जाता है। अब निर्वचन तथा अर्थान्वयन में देखो, निर्वचन तथा अर्थान्वयन दोनों एक है। प्रोफेसर सामन कहते हैं, फूले कहते हैं, दोनों अलग है। तो निर्वचन क्या होता है, विधियों की व्याख्या करना, विधि के शब्दों के आधार पर, जो कानून में लिखा हुआ है उसी के शब्दों के आधार पर ही
विधियों का व्याख्या कर देना। और अर्थान्वयन में जैसे देखिए निर्वचन को क्या मतलब हम निकाल सकते हैं, जो शाब्दिक निर्वचन हमने पढ़ा या व्याकरणिक निर्वचन हमने पढ़ा, ग्रामेटिकल पढ़ा, लिटरल वाला, तो उसको कह सकते हैं हम लोग निर्वचन विधियों की व्याख्या। लेकिन जब अर्थान्वयन की बात करते हैं तो तार्किक निर्वचन जब हमने देखा कि जब विधायिका के शब्दों से, जो कानून में लिखा शब्द है उससे विधानमंडल का आशय पूर्ण ना हो, न्यायाधीश अपने तर्क, तो क्या करता है न्यायाधीश अपने तर्क द्वारा शब्दों को अर्थ देकर विधानमंडल के आशय को पूर्ण करता है, अपने तर्क के शब्दों का अर्थ बनाता है। तो हमने ऊपर अभी पढ़ा जस्ट कि तार्किक वाला जो होता है वो तार्किक निर्वचन कहलाता है। तो इसी को हम लोग अर्थान्वयन कह सकते हैं, इसी को हम अर्थान्वयन कह सकते हैं। और इसके बाद जो ऊपर हमने देखा शाब्दिक निर्वचन के बारे में, इसी को हम लोग निर्वचन कह सकते हैं, लिटरल रूल, लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में। ये सिंपली हम लोग इसी को कह सकते हैं। तो यही चीज़ लिखा हुआ था अर्थान्वयन और निर्वचन। निर्वचन में क्या शाब्दिक वाला हो जाएगा और अर्थान्वयन में तार्किक वाला हो जाएगा, ये चीज़ है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन ज़्यादा देखते बिना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बेला बनर्जी का बात मैंने बताया था आप लोगों को, बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में निर्वचन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि निर्वचन तथा अर्थान्वयन दोनों का समान अर्थ होता है और दोनों ही विधायिका के आशय को पूरा करने के लिए न्यायालय के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब न्यायालय प्रयोग करता है दोनों, किस लिए, विधायिका का, जो विधानमंडल ने जो कानून बनाया उसके आशय को स्पष्ट करने के लिए। कोर्ट व्याख्या करता है किस लिए, ताकि अगर कहीं पर कन्फ्यूज़न है तो उसको स्पष्ट किया जा सके कि विधानमंडल ने वहाँ पे क्या लिखा होगा, क्या सोचकर उस शब्द को वहाँ पे लिखा होगा, उसको सोचते हुए कोर्ट के द्वारा इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अब निर्वचन के कुछ सिद्धांत आता है, जब जो कोर्ट जो है व्याख्या करने के दौरान, निर्वचन करने के दौरान देता है, उन्हीं सबको हम निर्वचन के सिद्धांत कहते हैं। निर्वचन के सिद्धांतों को हम देखते हैं क्या क्या निर्वचन के सिद्धांत में है। तो सबसे पहले आता है लिटरल रूल, जिसे हम शाब्दिक नियम कहते हैं, जो ऊपर मैंने बता रखा है आपको शाब्दिक नियम और तार्किक नियम के बारे में। शाब्दिक नियम का मतलब यही होता है कि जो शब्द लिखे हैं उसको उसी भाषा में ही, बिल्कुल उसी रूप में ही पढ़ देना चाहिए। अनिश्चित नहीं है, जब क्लियर है शब्द लिखा हुआ है तो मनमानापन यूज ना करते हुए कोर्ट जो है, जज जो है, वो उसी रूप में जो लिखा हुआ है उसी रूप में ही डायरेक्ट उसको व्याख्या कर दें। उसी को हम ग्रामेटिकल रूल भी बोले थे, व्याकरणिक नियम भी बोले थे। ये शाब्दिक नियम या ग्रामेटिकल नियम, व्याकरणिक नियम कहते हैं इसी को। तो देखिए क्या लिखा है, विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों के शब्द बिल्कुल सहज हैं। अगर उनके द्वारा शब्द लिखा गया है जो क्लियर है, अनिश्चितता नहीं है, तो न्यायाधीशों को उसी शाब्दिक अर्थ पर पूर्ण निर्णय सुना दे। मतलब कि जो उसे निर्णय सुनाना है कोर्ट के द्वारा, अगर भाषा स्पष्ट है, सब कुछ क्लियर है, तो फिर अपना मनमाना निर्वचन नहीं करना चाहिए। प्रयुक्त शब्द सीधे विधानमंडल के आशय को बता रहे हों, तब वहाँ पे कोई भी चीज़, नया चीज़ यूज करने की ज़रूरत नहीं, तर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह निर्वचन का सबसे पहला व सुरक्षित नियम है कि जो जैसा लिखा उसी तरह से ही इंटरप्रिटेट किया जाए, बाहरी मनमानापन कोई ना यूज करते हुए बाहरी कोई तार्किक इंटरप्रिटेशन ना किया जाए। इसी को शाब्दिक नियम कहते हैं। जब यह काम नहीं करता है तब हम दूसरा देखते हैं, बाकी सब देखते हैं। अब 3 तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक एम्बिग्विटी, इनकंसिस्टेंसी या इनकम्प्लीटनेस। ये 3 प्रॉब्लम आते हैं अगर किसी भी कानून की व्याख्या करने में। 3 चीज़ें, ये 3 प्रॉब्लम आते हैं तब उसका निर्वचन किया जाता है। तो यानी अगर इसमें अगर 3 चीज़ें नहीं आती हैं, ये तीनों चीज़ें नहीं आती हैं, एम्बिग्विटी नहीं आती, संदिग्धता, इनकंसिस्टेंसी नहीं आता है, इनकम्प्लीटनेस नहीं आता है, तो 3 चीज़ें, मतलब अनिश्चितता ना हो, पूर्ण ना हो और संदिग्धता हो, तब ही निर्वचन का अलग से यूज किया जाता है। अगर ये ना हो तो शाब्दिक नियम का यूज किया जाता है और सिंपली जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से उसको निर्वचित कर दिया जाता है, निर्वाचन कर दिया जाता है। तो ये इसमें एक केस है मकबूल हुसैन बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई ज़रूरत नहीं है केस यहाँ पे। और इसके बाद आता है हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट अगला रूल हो जाता है गोल्डन रूल के बारे में बात करता है, निर्वचन का स्वर्णिम नियम के बारे में बात करता है कि कहीं की शाब्दिक व्याख्या के पश्चात, अब इसी को निर्वचन का नियम ही तार्किक नियम की तरह हो जाएगा। जब शाब्दिक व्याख्या जो लिखा हुआ है उस शाब्दिक नियम जब वहाँ पे लागू ना हो, शब्द से डायरेक्ट उसका अर्थ पता ना चल रहा हो, तो विधानमंडल का आशय पूरा ना हो रहा हो, तब न्यायाधीश थोड़ा तर्क लगाएगा, थोड़ा सा परिवर्तित करके विधानमंडल के आशय को बताते हैं, तब इसे हम गोल्डन रूल कहते हैं। और यह निर्वचन का सबसे महत्वपूर्ण नियम हो जाता है, निर्वचन का स्वर्णिम नियम कहते हैं इसी को मॉडिफाइंग मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ये थोड़ा सा उन्नयन करके इसको व्याख्या किया जाता है कोर्ट के द्वारा, मॉडिफाइंग मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन इसी को कहा जाता है। बेक्स वर्सेस स्मिथ का केस, न्यायालय पार्क बी ने नियम यह प्रतिपादित किया था। बेक्स वर्सेस स्मिथ के केस में गोल्डन रूल को दिया था। ग्रे बनाम पियर्सन का केस, लॉर्ड वेंसडाली इसमें थे। और ली वर्सेस नैप का केस मैंने बता रखा था आपको, इसी के अंतर्गत आ जाता है।
तो इसमें ली वर्सेस स्नैप के केस में स्टॉप का मतलब कोर्ट ने समझाया था कि रीजनेबल टाइम के लिए होता है कि आप रुकिए तो रीजनेबल टाइम तक रुकिए, भागिए मत डायरेक्ट। तो इसके बाद आता है गोल्डन रूल हो गया। तीसरा हमारा मिसचीफ रूल आता है, जिसमें मैंने हेडेंस केस के बारे में बताया था। हेडेंस का नियम वाद जो है, हेडेंस रूल जो था, इसी नियम में दिया गया था। अनिष्ट परिहार या रिष्टि का नियम इसे कहते हैं, रिष्ट का नियम कहते हैं, गलती का नियम इसे कहते हैं। मिसचीफ का मतलब ही होता है गलती। ऐसी विधियां जो समाज में चली आ रही किसी त्रुटि या कमी या किसी चीज़ को सुधारने के लिए बनाई गई। कोई प्रॉब्लम जो चला आ रहा है बहुत पहले से सोसाइटी में, जैसे दहेज चला आ रहा है, बाल विवाह जो चला आ रहा था, ऐसे कोई भी कोई कानून बनाया गया जो किसी त्रुटि या कमी को दूर करने के लिए विधायिका द्वारा बनाई गई विधि का कोई प्रोविज़न जब उसमें क्लियर नहीं है, मान लीजिए कोई उसमें प्रोविज़न क्लियर नहीं है, तो उस शब्द का उसी तरह अर्थ निकालने की कोशिश की जाएगी जिससे कि जो कमी या त्रुटि है जिसको दूर करने के लिए विधायिका ने जो विधि बनाई है वह त्रुटि या कमी दूर हो सके। मतलब कोर्ट जो है ऐसी व्याख्या करेगा कि वो जो त्रुटि या कमी है उसकी त्रुटि या कमी को ही दूर किया जाए। मतलब दहेज दूर करना है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम लाया गया है, तो दहेज को रोकने के लिए कोर्ट ऐसा व्याख्या ना कर दे कि दहेज लेना शुरू हो जाए। विधानमंडल का आशय था कि विधानमंडल ने चाहा था, विधानमंडल ने जिस आशय से लाया था उस एक्ट को, दहेज प्रतिषेध अधिनियम अगर लाया है तो दहेज रोकने के लिए कोर्ट ऐसा व्याख्या ना कर दे कि दहेज लेना शुरू हो जाए। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, तो ये सिंपली हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा चौथा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसमें याद रखिएगा मिसचीफ रूल में ही, अनिष्ट परिहार या अरिष्ट का नियम में ही हेडेंस रूल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आरजीएस में पूछा भी गया हेडेंस का नियम। इसी तरह आता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का नियम, सामंजस्यपूर्ण निर्वचन के बारे में। तो सामंजस्यपूर्ण के बारे में भी हमने देखा कि कोर्ट क्या करता है कि सामंजस्य बैठाता है। अगर दो एक दूसरे के विरोध में जब चीज़ें हो जाती हैं तब किसी संविधि के दो उपबंध, लाइक यहाँ पे देख लीजिए, एक से ज़्यादा शब्दों में सामंजस्य बैठाया जाता है। ऐसा लगे जब दो उपबंध, ऐसा लगे दो प्रोविज़न, मान लो किसी एक्ट में ऐसा है, ऐसा लगे कि दोनों एक दूसरे के विरोधी में, कोई हाँ, एक हाँ कह रहा है, एक ना कह रहा है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो न्यायाधीश उसका निर्वचन इस प्रकार करेंगे कि विधानमंडल का आशय किस संदर्भ में था विधि बनाते समय, दोनों उपबंधों के मध्य सामंजस्य बनाने का कार्य न्यायपालिका करेगी तथा दोनों उपबंधों को स्पष्ट कर विधायिका के आशय को स्पष्ट करती है। तब उस नियम को हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का नियम कहते हैं। यानी दो प्रोविज़न है, दोनों प्रोविज़न को क्लियर करते हुए दोनों में सामंजस्य बैठाया जाएगा। इसका नाम ही है सामंजस्यपूर्ण निर्वचन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। दो शब्दों में, अगर दो या दो से अधिक शब्दों में कोई भी कन्फ्यूज़न आ रहा है, विरोधापन की स्थिति है, विरोधाभास की स्थिति है, तो दोनों में सामंजस्य बैठाते हुए विधायिका के आशय को स्पष्ट किया जाना ही ये कहलाता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। विधायिका का आशय ही स्पष्ट करता है निर्वचन के दौरान, कोई भी निर्वचन करता है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट है इजस्टम जनरस का रूल आता है, सजातीय अर्थान्वयन का नियम इसे कहते हैं। एक ही प्रकार की जाति या कलेक्शन जो होता है उसके, एक ही प्रकार की जातियां जो होती हैं, एक ही प्रकार के कलेक्शन जो होते हैं, उनसे इसका नियम निकाला जाता है। सजातीय अर्थान्वयन का नियम, इजस्टम जनरस का नियम इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सामान्य कहते हैं कोई वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है कि बाज़ार जा रही हूँ सामान्य के अनुसार, तो क्रेडिट कार्ड दे दो। तो हस्बैंड पूछता है कि क्या क्या लाओगी, तो वाइफ कहती है मैं ब्रेड लाऊंगी, बटर, पेस्ट्री, कुकीज़ इत्यादि लाऊंगी। इतना सामान लेती है, साथ में सोफ़ा भी ले लेती है। तो हस्बैंड और वाइफ में क्लैश हो जाता है, बवाल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि वाइफ कहती है ब्रेड लाऊंगी, बटर, पेस्ट्री, कुकीज़ इत्यादि बोलकर चली जाती है, ETC बोल के चली जाती है। अब इसमें वो लेकर आती है सोफ़ा। अब क्यों यहाँ पे क्लैश हो जाता है कि तुम तो ब्रेड, बटर, पेस्ट्री वाली चीज़ें बोल रही थी, इत्यादि बोली, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए ना, तुम सोफ़ा क्यों ले आई। तो पत्नी कह रही है कि मैं सब कुछ बता नहीं सकती थी। हस्बैंड ने बोला कि इसमें खाने की चीज़ें सिर्फ आपने बोला था, तो आपने इत्यादि यूज भी किया, तो सिर्फ खाने वाली चीज़ें ही लाओगी, सोफ़ा का आपने क्यों यहाँ पे लेकर चले आए। तो सोफ़ा का यूज, इस इजस्टम जनरस का नियम यही कहता है कि यहाँ पे इजस्टम जनरस का नियम आएगा कि वाइफ ने सिर्फ किचन का सामान बोला, कुकीज़, पेस्ट्री, ये सब चीज़ें बोला, और कोई भी वर्ड ऐसा नहीं था जो अन्य को इंगित करे, अन्य कोई चीज़ बताए। तो यहाँ पे सिर्फ खाने पीने की लिस्ट वाली चीज़ें थी, अर्थात आदि इत्यादि में भी खाने का चीज़ आएगा। ये जो आदि इत्यादि का यूज किया वाइफ ने कि ब्रेड, बटर, पेस्ट्री, कुकीज़ ये इत्यादि लाऊंगी, तो इत्यादि में भी खाने की ही चीज़ होनी चाहिए। अतः जहाँ कहीं संविधि में, कानून में आदि इत्यादि, ETC एक्सेट्रा वगैरह लिखा का प्रश्न आएगा, वहाँ इजस्टम जनरस का रूल अप्लाई हो जाएगा। इजस्टम जनरस का रूल वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ ETC वगैरह, आदि इत्यादि वगैरह लिखा हो। तो बाकी साथ वालों को देखते हुए ही इसका निर्वचन किया जाता है कि खाने वाली चीज़ें थी तो खाने वाली चीज़ें लाओ।
अब इसके बाद आता है नोसेसिटर सोसिस सहचर्येण ज्ञाते। अब सहचर्येण ज्ञाते के बारे में राजस्थान जुडिशरी में पूछा हुआ है कि सहचर्येण ज्ञाते में से क्या तात्पर्य हो जाता है। तो एक दूसरे के सहयोग से, देखो क्या लिखा है, एक दूसरे के सहयोग से जानना। जब बहुत सारे शब्द एक समान दिए गए हों, एक ही तरह के कई सारे समान दिए गए हों, शब्द दिए गए हों, और उनके बीच कोई जैसे किसी चार शब्द है, तीन शब्द का अर्थ एक समान है पर एक शब्द का अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब कई सारे समान हैं, बीच में एक शब्द ऐसा है जो क्लियर नहीं हो रहा है, तो उस एक शब्द में संदिग्धता हो तो उस शब्द का अर्थान्वयन जो है भी अन्य शब्दों की सहायता से उसी अर्थ में निकाला जाता है। इसी को ही सहचर्येण ज्ञाते का नियम कहते हैं। मतलब जैसे लिखा है आलू, टमाटर, भिंडी, पेन, मटर। जैसे आलू खाने वाला सब्जी है, टमाटर भी सब्जी है, भिंडी सब्जी है, मटर सब्जी, लेकिन पेन यहाँ बीच में लिखा हुआ है, इत्यादि भी लिखा हुआ है, पेन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पेन का मतलब क्या निकालेंगे हम, क्या कलम लिखने वाला पेन हुआ? तो नहीं, लेकिन यहाँ पे आलू है, टमाटर है, भिंडी, मटर है, तो ये सब सब्जियाँ हैं, तो पेन से ही रिलेटेड कोई सब्जी होगा। पता नहीं कोई सब्जी है नहीं है, डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे अर्थ जो निकाला जाएगा इसी को सहचर्येण ज्ञाते का नियम कहते हैं कि साथ में जो वर्ड हैं उनकी सहायता से ही इसका भी अर्थ निकाला जाएगा। तो पेन का मतलब भी हो जाएगा कोई सब्जी, तो ये हो जाता है, इसका अर्थ सब्जी के लिए प्रयोग होगा, यही लिखा है। बाकी सभी चीज़ें सब्जी हैं, इसलिए इसका भी प्रयोग सब्जी की तरह होगा। अब तीन कमियां क्या आती हैं इंटरप्रिटेशन में, मैंने बताया था, संदिग्धता हो, असंगति हो, इनकन्सिस्टेंसी हो, इनकम्प्लीटनेस हो, अपूर्णता हो। तो कंसिस्टेंस ना हो, कंसिस्टेंसी ना हो, तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इतना संदिग्धता हो, असंगतता हो और अपूर्णता हो, तो इसी को दूर करने के लिए ही कोर्ट के द्वारा निर्वचन किया जाता है किसी भी कानून में। तो एम्बिग्विटी, संदिग्धता का मतलब है संविधि में प्रयुक्त किसी शब्द का एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहा हो, तो वहाँ क्या अर्थ सही होगा, विधायिका का आशय क्या होगा, उसी को बताने के लिए। टाइप जैसे कहीं पे आ रहा है, एक टाइपिंग होता है, उसका मतलब एक काइंड होता है, प्रकार, तो इसका क्या मीनिंग निकालेगा, इस कमी को दूर कौन करेगा, कोर्ट दूर करता है। जैसे सोना गोल्ड भी होता है, स्लीपिंग भी होता है, तो कोर्ट इसको बताएगा। असंगति क्या आता है, इनकन्सिस्टेंसी में क्या आता है, जहाँ संविधि में किसी शब्द का अर्थ ही ना निकले या उसके सत्य उपयुक्त शब्दों, उसके साथ में जो उपयुक्त शब्द है, सत्य नहीं साथ में निकले, या उसके साथ उपयुक्त शब्दों का अर्थ ही ना निकल रहा हो, विरोधाभास हो, तो इस कमी को न्यायालय अपने तर्क द्वारा विधायिका का आशय रखते हुए पूर्ण करेगा कि पता ना चल रहा है उसका मतलब क्या है। और इनकम्प्लीटनेस का मतलब, अपूर्णता का मतलब, संविधि अपूर्ण है, एक दो शब्द का अर्थ संविधि द्वारा समझा जा सकता परंतु बाकी का नहीं। एक दो शब्दों का अर्थ तो समझ में आता है, जैसे कई शब्द लिखे हुए हैं जिनमें से कुछ शब्द के बारे में संविधि अगर मौन है तो उस कमी को विधायिका के आशय के साथ न्यायालय पूर्ण करता है, वहाँ पे अगर मौन है तो यही जो सिद्धांत है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद द स्टेट्यूट शुड बी रीड एज होल, मतलब कानून को संपूर्ण रूप में पढ़ा जाना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। इसी को एक्स बिसरेबियस एक्टस बोला जाता है, एक्स बिसरिबस एक्टस बोला जाता है कि संपूर्ण कानून को समग्र रूप में पढ़कर उसका निर्वचन किया जाना चाहिए, आधा अधूरा पढ़कर कोर्ट के द्वारा निर्वचन नहीं किया जाना चाहिए। अब इसके बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट आ जाता है मीनिंग ऑफ स्टेट्यूट्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ स्टेट्यूट्स। इसका कोई भी मतलब नहीं है, तात्पर्य नहीं है। संविधियों का अर्थ एवं विशिष्टताएं ये कभी नहीं पूछता है। सर्वोच्च विधायन द्वारा निर्मित लिखित विधि को संविधि या कानून कहते हैं। कानून किसे कहते हैं? सर्वोच्च विधायन, जो जैसे लेजिस्लेशन है या संसद जो हमारी हो जाती है उसके द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, लिखित विधि जो बनाई गई उसी को हम संविधि कहते हैं, कानून कहते हैं। अब इसके आगे हम देखें इम्पोर्टेंट तो फिर कठोर अर्थान्वयन, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? निर्वचन के नियमों के आधार पर ही संविधि के प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या नहीं करते हैं, केवल कानून में जो शब्द प्रयोग किया जाता है। न्यायालय क्या करता है? बाहरी शब्दों का यूज नहीं करता, जो कानून में जो शब्द लिखे हैं उन्हीं शब्दों के आधार पर डायरेक्ट उसी सीमा में रहते हुए उसी से ही डायरेक्ट अगर इंटरप्रिटेशन कर रहा है तो उसी को कठोर अर्थान्वयन कहते हैं, बाहर से कुछ यूज नहीं कहते हैं। और कठोर अर्थान्वयन हो जाता है। और उदार अर्थान्वयन में कोर्ट जो है बाहरी एक्सटर्नल सहायता भी ले लेता है किसी भी चीज़ों का, ये चीज़ होता है। संविधियों का वर्गीकरण यहाँ पे है कि कितनी सारी संविधियाँ होती हैं, तो जैसे अवधि के आधार पर, ढंग या स्वरूप के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और क्षेत्र के संबंध में या लागू होने की सीमा के आधार पर भी यहाँ पे संविधियाँ दी गई हैं। अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और इसके बाद आता है कर कानूनों का कठोर अर्थान्वयन। देखिए, टैक्स कानून जो होते हैं और क्रिमिनल कानून जो होते हैं उनका कठोर अर्थान्वयन करना चाहिए। जो शब्द लिखे गए हैं उन्हीं के डायरेक्ट उसी की सीमा में रहते हुए ही उनका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादा तार्किक व्याख्या नहीं करना चाहिए, तार्किक निर्वचन का यूज नहीं करना चाहिए कोर्ट को। अब देखिए यहाँ पे सिंपली मैंने फिर से केस को लिख दिया है सब कुछ।
लिटरल रूल के बारे में। न्यायालय तकनीकी अर्थ देने से मना किया, पान सब्जी में सम्मिलित नहीं। इसमें ये जब हम कठोर अर्थान्वयन देखते हैं तो उसी में सब केसेस वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो दंड कानूनों का भी कठोर अर्थान्वयन किया जाता है। मैंने बताया आईपीसी वगैरह का कठोर अर्थान्वयन किया जाता है। कठोर अर्थान्वयन का मतलब जो शब्द लिखा है उसी शब्दों में ही उनका व्याख्या कर देना चाहिए। और इसके बाद हमारा आता है हाँ, इसमें इंटरप्रिटेशन में कुछ लाइक लैटिन मैगजिम है, उन मैगजिम को देखना हमारे लिए ज़रूरी है थोड़ा सा। रीडेंडो सिंगुला सिंगुलिस का मतलब, इसे प्रतिदान का सिद्धांत बोलते हैं। रीडेंडो सिंगुला सिंगुलिस, रीडेंडो सिंगुला सिंगुलिस, इसे कहते हैं प्रत्येक को प्रत्येक का प्रतिपादन। ओसबोर्न के कंसाइज विधि शब्दकोश में, ओसबोर्न जो डिक्शनरी हो जाती है उसमें प्रत्येक को प्रत्येक का प्रतिपादन। इस सिद्धांत का अर्थ क्या है कि धारा के एक भाग, जो सेक्शन है उसके एक भाग के विभिन्न शब्द दूसरे भाग के शब्दों से उसी क्रम में संबंधित होंगे। मतलब एक दूसरे से ही संबंधित होंगे। जैसे अगर तलवार निकालना है तो गन लोड करने से मैच करेगा, इधर से आ जाता है सिंपली। अगर इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे लिखा है समझो कि एक भाग के विभिन्न शब्द दूसरे भाग के शब्दों से उसी क्रम में ही संबंधित हो जाएंगे, इसी के बारे में बात करता है। जैसे लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति तलवार या बंदूक को निकाला अथवा लोड कर रहा है, तो यहाँ पे तलवार को निकालने से और बंदूक को लोड करने से मैच कराया जाता है। यही चीज़ कह रहा है कि एक शब्दों को, एक भाग के विभिन्न शब्द दूसरे भाग के शब्दों से उसी क्रम में, तो पहला पहले से दूसरा दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, इसी चीज़ के बारे में कहता है। और ए अपनी वास्तविक और वैयक्तिक संपत्ति को बी को उत्तरदान व अर्पण करता है। तो वास्तविक पहले आया तो उत्तरदान को पहले आ जाएगा, और वैयक्तिक संपत्ति के बारे में है तो वैयक्तिक के बारे में है तो वहाँ पे अर्पण आता है, तो व्यक्ति को अर्पण से कनेक्ट कर देंगे हम लोग, ये चीज़ हो जाता है। इन बोनम पार्टम का मतलब क्या हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट मैगजिम है। इसका तात्पर्य होता है अधिनियम में प्रयोग किए गए शब्द उनके विधिक अर्थों में लिए जाते हैं। मतलब जो विधिक अर्थ है उस शब्द का वही लिया जाता है, उसके बाद तार्किक शब्दों की व्याख्या के रूप में नहीं जाना चाहिए। शब्द वैध है, विधि द्वारा वैध और स्वीकार किए गए शब्दों के प्रति लागू होता है। वैध जो विधि द्वारा वर्जित ना हो। निष्कर्ष यह है कि शब्दों का अर्थ उनके वैध अर्थों में किया जाना चाहिए, जैसा लिखा उसी तरह से। तो इसी तरह से इन बोनम पार्टम का तात्पर्य है कि शब्दों का इस्तेमाल सही तथा वैधानिक तरीके से किया जाना चाहिए। वैधानिक तरीके से तात्पर्य यहाँ पर उन तरीकों से है जो विधि द्वारा मान्य होते हैं, उन तरीकों से ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब कुछ मैगजिम है, जैसे डेलीगेशन, लाइक कुछ जो मैगजिम है उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, ये जो है इसका मतलब प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। तो डेलीगेट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, प्रत्यायोजित विधान के बारे में बात कर रहा है। डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर करके है, तो इसको डेलीगेशन से ही निकालते हैं हम लोग, प्रत्यायोजित से ही निकालते हैं। तो प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे, एक बार प्रत्यायोजित किसी को किया गया है तो दूसरे को प्रत्यायोजित ना करे। और अट्रेस मैजिस वैलियट क्वाम पैरियट का मतलब हो जाएगा अर्थान्वयन अमान्य से मान्य करना अच्छा होता है। इसी को हम युक्त निर्माण का नियम भी कहते हैं। अट्रेस मैजिस वैलियट क्वाम पैरियट को ही ये पूछा हुआ था राजस्थान जुडिशरी में। और एक्स वेसरेवियस एक्टस के बारे में मैंने पीछे बताया कि कानून को संपूर्ण रूप में पढ़ा जाना चाहिए, ये हो जाता है। और इन बोनम पार्टम का मतलब मैंने बताया अधिनियम में प्रयुक्त शब्द उसके विधिक अर्थों में लिए जाते हैं। और इसमें अगर इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, इसी के बारे में बात करता है कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। और इसके बारे में आता है कि नेमो जूडेक्स इन काजा सुआ, नेमो जूडेक्स इन काजा सुआ, कि कोई व्यक्ति अपने ही मामले का न्यायाधीश नहीं हो सकता, अपने ही मामले को जज नहीं कर सकता है। ये चीज़ लिखा नेमो जूडेक्स इन काजा सुआ के बारे में। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोगों का मन करेगा तो थोड़ा सा और यहाँ से देख सकते हो, मैंने सब कुछ अवेलेबल कर दिया आप लोगों को, ठीक है। इतना ही हम लोग इंटरप्रिटेशन में देखते हैं, बाकी अगला एक्ट जल्द ही आप लोगों को मिलेगा। और भी अगर कुछ चाहिए आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं उसमें, और हम आगे भी बात कर सकते हैं इसके बारे में। ओके, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।